अस्सलाम वालेकुम भाई। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में रूल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस पढ़ा था। और आज की हम इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि भाई हदीस की क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई गई। ठीक है ना। भाई देखिए, हमें पता है कि जैसे इमाम बुखारी हैं, अब वो बहुत सारे हदीसों पे काम करे थे। लेट सपोज उन्होंने 6 लाख हदीसों पे काम किया, तो सारी सही हदीस सही तो नहीं निकली होंगी। ठीक है। और सारी ऐसा है कि जो सही नहीं निकल रही उसको बिल्कुल से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे सूरत हाल में जो इमाम थे, जिन्होंने भी हदीसों को कलेक्ट किया, उन्होंने हदीसों की कैटेगरीज बना दी, क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दी। और अगर हम 4 मेजर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो भाई जो बिल्कुल एक्यूरेट निकलती थी हम कहते थे ये सही हदीस है। लेकिन जिसमें बहुत कोई माइनर सा डाउट हो हम कहते थे कि वो हसन हदीस है। हसन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये भी ऑथेंटिसिटी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सही। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती थी ज़ईफ हदीस। ज़ईफ अरबी के अंदर लिखते हैं, उर्दू के अंदर हम ज़ईफ कह देते हैं। ये वो हदीस है जो कि ऑथेंटिसिटी के एतबार से कमजोर थी। ठीक है। और फिर आ जाती थी मौजू हदीस। मौजू हदीस वो होती थी जो ऑथेंटिसिटी के लिहाज से अनऑथेंटिक साबित होती थी, कि पाया जाता था कि ये तो मन घड़त अपनी तरफ से लोगों ने बनाई हुई है, ये तो सही हो ही नहीं सकती, ये तो ज़ईफ की कैटेगरी में भी फॉल नहीं हो रही। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल आ जाता है, वो आ जाता है, व्हाट प्रिंसिपल्स वर यूज्ड टू क्लासिफाई द हदीस बीइंग सही, हसन, ज़ईफ, मौजू। कि किन उसूलों के तहत कहा गया कि भाई कोई हदीस सही है, कोई हसन, ज़ईफ, कोई मौजू, कोई ज़ईफ हदीस है। ठीक है। ये इस तरीके से सवाल आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। पास्ट पेपर्स में कभी कभार वो इसको मजीद शॉर्ट कर देता है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में उसने कहा, राइट एन अकाउंट ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ हदीस। सही हदीस, हसन हदीस और ज़ईफ हदीस, ये 3 कैटेगरीज उसने कह दिया। ठीक है ना। अच्छा जी। इसी तरीके से फिर बी पार्ट्स में भी इसके सवाल आते रहे, लेकिन अभी हम 10 मार्क वाला करेंगे पहले, और उसके बाद जो है वो हम मजीद डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है। कभी कभार एग्जामिनर जो है वो सिर्फ ये भी कह सकता है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, जब ये क्लासिफिकेशन या टाइप्स या मोड्स या किसी भी तरीके का सवाल आता है, तो बच्चे अक्सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके जहन में पता है क्या सवाल उठने लगते हैं? उनके जहन में सवाल ये उठने लगते हैं अक्सर कंफ्यूजन के अंदर, कि भाई हम इसके अंदर सही, ज़ईफ, मौजू ये सब लिखें, या फिर हम इसके अंदर जो है वो हदीस कुदसी का जिक्र करे, या हदीस नबवी का जिक्र करे। ये क्लासिफिकेशन है। या फिर वो समझ नहीं पाते कि इसके अंदर हम मुस्नद या मुसन्नफ वाला फर्क एक्सप्लेन करें। तो यार ऐसी कंफ्यूजन्स होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर साहब ने हमें सिलेबस के अंदर ही बता दिया है कि जो क्लासिफिकेशन पूछेंगे वो पूछेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी। यानी कि वो क्या कहेंगे कि कौन सी हदीस कितनी ऑथेंटिक थी, इस बेसिस पे स्पेसिफाई करना है, इस बेसिस पे क्लासिफाई करना है। तो डेफिनेटली आंसर में सिर्फ सही, हसन, ज़ईफ, मौजू ये वाला आंसर बन सकता है। अच्छा, फिर एक और तरीकेकार है सवाल को जज करने का। वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रिंसिपल्स वर यूज टू क्लासिफाई द हदीस। यानी ये हदीस की क्लासिफिकेशन है। सही, ज़ईफ, मौजू, ये क्या है? हदीस की क्लासिफिकेशन। जबकि हमें मालूम है कि हदीस कुदसी, हदीस नबवी आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ मतन। ये हदीस की कैटेगरीज नहीं है, ये मतन की कैटेगरीज है। ठीक है। और मुस्नद एंड मुसन्नफ भी हदीस की क्लासिफिकेशन नहीं है। रेदर ये क्या है, दीज आर द टू डिफरेंट वेज हदीस वर कंपाइल्ड इनटू अ बुक फॉर्म। यानी कि हदीस की कंपाइलेशन के 2 ऑर्डर है, वो मुस्नद या मुसन्नफ है। वो मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको पहले पढ़ाया। हदीस कुदसी, हदीस नबवी क्या है? मतन की 2 कैटेगरीज है। तो ये आ ही नहीं सकता आंसर के अंदर। ठीक है। असल में जो हमें आंसर लिखना है वो ऑथेंटिसिटी के बेसिस पे सही, हसन, ज़ईफ और मौजू ही लिखना है, चाहे एग्जामिनर ने आपको स्पेसिफाई ना किया हो। अब रिसेंट टाइम्स हम देखते हैं एग्जामिनर तो बच्चों की गलतियों की वजह से परेशान होकर वो खुद ही सवाल के अंदर लिखना शुरू हो गया कि भाई सही, हसन, ज़ईफ, मौजू बताना है। पहले के सवाल अगर हम पुराने सवाल देखें तो उसमें वो नहीं बताता था, वो बस ये कह देता था कि भाई व्हाट प्रिंसिपल्स वर यूज्ड टू क्लासिफाई हदीस इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें बच्चे गलतियां कर रहे थे, तो एग्जामिनर ने क्या किया, अब आसानी के लिए सही, हसन, ज़ईफ, मौजू ये स्पेसिफाई भी करना शुरू कर दिया, ताकि गलत आंसर ना लिखे बच्चे सवाल से कंफ्यूज होके। बहरहाल बेटा, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस की, तो इसमें 2 तरीके की क्लासिफिकेशन का मैं जिक्र करूंगा।
एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करूंगा और एक सब क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। याद रखिएगा जो आंसर है ना वो मेनली आपके पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन के ऊपर ही लिखा जाएगा, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी किसकी है? सही हदीस की। सही का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक हदीस। पहली कैटेगरी क्या है? सही हदीस या ऑथेंटिक हदीस। भाई इसकी कंडीशन क्या थी, किस सूरत हाल में एक्सेप्ट किया गया कि ये सही हदीस है? हमने कहा कि अगर तो हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है ऑथेंटिसिटी के एतबार से, तो हम कहेंगे कि ये सही हदीस है। और सर कैसे डाउट को क्लियर किया जाएगा? आफ्टर रिगरस चेकिंग ऑफ सनद एंड मतन। भाई हमने सनद को चेक करना है, हमने मतन को चेक करना है, और अगर सनद और मतन के सारे क्राइटेरिया पूरे उतर गए, मिसाल के तौर पे जो नरेटर्स थे, जो चेन ऑफ नरेटर्स थी बेटा, उसमें सारे के सारे ऑनेस्ट पाए गए, पाइयस पाए गए, उनकी एज भी ऐसी थी कि वो हदीस की अहमियत को समझ सके, उनमें से किसी ने कभी कोई हराम नहीं खाया, लिहाजा सनद क्लियर हो गया। ठीक है ना? और मतन के अंदर भी हमने देखा गया कि भाई जो मतन जो वर्ड्स ऑफ हदीस है वो कुरान से इत्तेफाक कर रहे हैं, यानी कुरान के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो किसी और हदीस के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो हुजूर की फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो हुजूर के सहाबियों के अगेंस्ट नहीं जा रहे। तो हमने कहा हाँ भाई सनद भी क्लियर है, मतन भी क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, लिहाजा ये हदीस क्या काउंट हो रही है? सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस काउंट हो रही है। बेटा हमारे पास जो सबसे पहले काम किया सही ऑथेंटिक बुक्स बनाने के लिए, वो 6 मेजर कंपाइलेशंस बनी। अगर हम सुन्नी मजहब की बात करें तो सुन्नियों की 6 मेजर किताबें जिनको हम द ऑथेंटिक बुक्स मानते हैं, और हम इनको इंग्लिश में सही सित्ता और अरबी के अंदर साहस सित्ता कह देते हैं। ठीक है ना? तो ये 6 मेजर ऑथेंटिक बुक्स हैं, जिसमें सिर फहरिस्त जो है सबसे पहले जो ऑर्डर में आती है वो सही बुखारी। इमाम बुखारी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल वक्त कर दिए, और इन्होंने 6 लाख हदीसों पे काम करने के बाद कुछ 7,275 हदीसों की किताब बनाई, जिसका नाम रखा गया सही बुखारी। तो इसके अंदर से हमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हदीस मिलती है। उसके बाद सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने बनाई। ठीक है? फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस कोई आती है तो वो 4 मजीद किताबें आती है। वो कौन सी है? जामे तिर्मिजी है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन इब्ने माजा है, सुनन निसाई है। ये जो 6 बुक्स के मैंने नाम बताए, ये ऑथेंटिक बुक्स की हदीस, ऑथेंटिक हदीस की बुक्स हैं। ठीक है? सर ये तो आपने मुझे बुक्स की एग्जाम्पल दी, आप मुझे किसी भी सही हदीस की भी एग्जाम्पल दे दें तो मैं दे देता हूँ। भाई हमारे सिलेबस के अंदर जितनी भी हदीसें हैं वो वो सारी की सारी सही बुखारी से ली गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस के अंदर जो हदीस नंबर 1 है, ठीक है, वो क्या हदीस है? मैं वो आपको जबानी कोट कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहतो। आपने क्या फरमाया? रिलीजन इज सिंसेरिटी। ठीक है? तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया रिलीजन इज सिंसेरिटी, तो अद्दीनुन नसीहतो, तो सहाबा ने फरमाया कुल्ला लिमन, किससे सिंसेरिटी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काल लिल्लाहि वल किताबिही वल रसूलिही वल उम्मतिल मुस्लिमीन व अम्मतिहिम। आपने कहा सिंसियरिटी टू अल्लाह, हिज बुक, हिज प्रॉफिट, यानी कि हिज मैसेंजर, ठीक है, एंड द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड टू द कॉमन पीपल। ये आपके सिलेबस की ये हदीस थी, तभी मैंने आपको यहाँ पे ये वाली हदीस कोट कर दी। कुछ बच्चों को याद भी होती है, जैसे वो कोई भी नोट्स कोई भी बुक खोलते हैं तो उसमें जो चैप्टर 1 होता है वो हदीस से रिलेटेड होता है, और उसमें हदीस नंबर 1 ये है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर जितनी भी 20 हदीस है, आप कोई और याद कर लो अगर आपको ये मुश्किल लगती है। फॉर एग्जाम्पल इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सही हदीस। ठीक है? तो बेटा ये जितनी भी कॉमन हदीस जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं, ये सारी सही बुखारी से ली गई है। ठीक है ना? तो ये कोई भी हदीस की एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। यहां तक तो बात समझ आ गई। सर हमने टेस्ट किया, हमने सनद और मतन को चेक किया, सनद और मतन के अंदर कोई भी फ्लॉ, कोई भी मिस्टेक नहीं मिल रही थी, सनद भी क्लियर, मतन भी क्लियर, तो हमारे पास क्या हो गया? जो हदीस है वो एक्सेप्ट हो गई सही हदीस के तौर पे। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डाउट आ जाए, लेकिन बहुत माइनर सा डाउट है। ठीक है? तो उसको क्या करेंगे? भाई उसको हम नेक्स्ट कैटेगरी में डाल देंगे। हम कहेंगे हम इस हदीस को रिजेक्ट तो नहीं कर रहे,
लेकिन हम इसको सही भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है ऑथेंटिसिटी के लिहाज से, इसको भी हम अप्रूव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग हदीस, लेकिन ये सही हदीस के मुकाबले में नहीं है। मिसाल के तौर पे, भाई एक चेन ऑफ नरेटर थी, ए बी एंड सी। ए बिल्कुल क्लियर, बी बिल्कुल भी क्लियर, ठीक है, उनके अंदर कोई भी डाउट नहीं। सी के बारे में पता चला कि भाई इनकी स्लाइटली वीक मेमोरी थी। इनके दोस्त बताते हैं कि कभी कभार ये कोई चीज या कोई काम भूल जाया करते थे। अब कहीं से भी इससे ये बात प्रूव नहीं होती कि ये वो जो हदीस नरेट कर रहे हैं वो भी ये गलत नरेट कर रहे हैं, या वो हदीस भी भूल गए थे। लेकिन डाउट तो आ गया ना भाई, चाहे माइनर से ही डाउट हो, तो डाउट तो आ गया है। लिहाजा अब इनकी हदीस, इनसे जो रिवायत आ रही है उस पे माइनर डाउट की वजह से हम इसको सही हदीस तो नहीं कह सकते। लिहाजा हमने इसको नेक्स्ट कैटेगरी में डाल दिया, जैसे कि हसन हदीस। बेटा हसन हदीस बहुत सारी कॉमन भी है, हम यूज भी करते हैं हसन हदीस। जैसे कि फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने 3 जुम्मे की नमाज छोड़ दी आउट ऑफ नेग्लिजेंस, केयरलेस एटीट्यूड की वजह से जिसने 3 जुम्मे की नमाजें छोड़ दी। मैं आपको ये स्पेसिफाई कर दूं कि ये हदीस उन पे अप्लाई होती है जिन पे जुम्मे की नमाज फर्ज है, जैसे मर्दों पे है, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। ही हु मिसेस 3 जुमा प्रेयर्स आउट ऑफ नेग्लिजेंस, अल्लाह विल प्लेस अ सील ओवर हिज हार्ट। अल्लाह उसके दिल पे मुहर लगा दे, यानी कि उसका दिल फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से दूर जाता रहेगा। तो हम लोग अपने लफ्जों में तो यूं कहते हैं कि जिसने 3 जुम्मे की लगातार नमाजें छोड़ दी ना, तो वो तो काफिर हो गया, हम ऐसे ही कह देते हैं। असल जो हदीस है वो क्या है कि अल्लाह विल प्लेस अ सील ओवर हिज हार्ट। तो ये बहुत कॉमनली यूज हदीस है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी के एतबार से माइनर सा डाउट था, लिहाजा इसको हसन हदीस की कैटेगरी में डाला गया। ये सही हदीस काउंट नहीं होती। बहरहाल इट इज ऑल्सो यूज नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस टू सही हदीस। यानी कि अगर इस टॉपिक के मुतालिक कोई सही हदीस मिल गई, तो आप सही पे अमल करोगे, आप उस सूरत में हसन पे अमल नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई सही हदीस और नहीं मिल रही, तो फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सही है, यहां तक बात क्लियर है। सर। चलिए भाई, अब अपने सवाल के थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास है ज़ईफ की कैटेगरी। देखिए ज़ईफ का मतलब क्या होता है? ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर। अक्सर हम कहते हैं ना ये बूढ़े ज़ईफ लोग हैं। ज़ईफ बूढ़े को नहीं कहते, ज़ईफ कहते हैं कमजोर को, क्योंकि इंसान जब बुढ़ापे में जाता है तो वो अक्सर कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। तभी हम लोग कहते हैं कि ज़ईफ का मतलब क्या है? वीक है। अगर बेटा कोई हदीस ऑथेंटिसिटी के एतबार से बहुत कमजोर साबित हो रही है, यानी कि उस पे जो डाउट्स है वो माइनर डाउट नहीं है, वो मेजर डाउट है, बट है वो अभी डाउट ही, वो प्रूव नहीं हो रहे कि वो झूठ है या वो गलत है, ये बात झूठ साबित नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर जो डाउट्स है वो क्या है? बहुत मेजर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, भाई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कंडीशन की। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नरेटर वॉज फाउंड टू हैव अ बैड मेमोरी। भाई हदीस जो है वो ए से बी के पास पहुंची, बी से सी के पास पहुंची। अब सी का करेक्टर बिल्कुल क्लियर है, सी का करेक्टर बिल्कुल क्लियर है, बी का करेक्टर भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो ए है, मालूम हुआ कि ए की तो बहुत ही बैड मेमोरी थी। भाई ए को तो अम्मी धनिया लेने भेजे वो पुदीना ले आता था, ठीक है, तो ये तो भूल जाया करता था। तो भाई अब तो मसला आ गया कि भाई वो उसको हदीस याद भी है कि नहीं। चार लोग गवाही दे रहे कि भाई इसकी तो कमजोर, बहुत जहन तो बहुत कमजोर था, चीजें भूल जाया करता था, बैड मेमोरी थी बहुत। अब भाई शक बहुत ज्यादा आ गया है कि कहीं वो नरेटर गलत हदीस तो कोट नहीं करा, कहीं वो हदीस भी भूल गया हो। या अगर मालूम हुआ कि वो हदीस जो नरेटर था वो कभी कभार झूठ बोल दिया करता था, किसी छोटे मोटे मामले में झूठ बोल दिया करता था। अब देखो भाई मसला ये है कि वो हदीस के मामले में झूठ बोल रहा है, कहीं से ये साबित नहीं हो रहा। अगर तो ये साबित हो जाए कि वो हदीस के मामले में भी झूठ बोल सकता है, फिर तो उसकी हदीस को किसी कैटेगरी में नहीं, सिवाय मौजू के कि मन गढ़ंत इसने अपनी तरफ से बनाई होगी, उस कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन भाई अभी ये मालूम हो रहा है कि वो अपने किसी पर्सनल मामले पे, लेट सपोज जॉब वॉब पे, डिफरेंट चीजों पे वो झूठ बोल दिया करता था। लेकिन देखो वो हदीस के मामले में झूठा है, ये बात साबित नहीं हो रही। लिहाजा
अब शक तो बहुत ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन शक इतना नहीं है कि उसकी हदीस को टोटली रिजेक्ट कर दिया जाए। तभी हम कहेंगे कि क्योंकि इनमें से एक रावी, नेरेटर को कहते हैं रावी, वो मालूम हुआ कि उसकी बहुत कमजोर मेमोरी थी, या वो कभी कभार झूठ बोल दिया करता था, तो हम इसकी ऑथेंटिसिटी को बहुत ही कमजोर समझते हैं। येट हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं एक जगह, लेकिन साथ साथ टैग क्या लगा रहे हैं कि ये हदीस क्या है, ये ज़ईफ हदीस है। और हम बहुत सारी ज़ईफ हदीस को आज भी फॉलो करते हैं, बड़े खुलूस के साथ, बड़े ईमान के साथ हम फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी रमज़ान आ रहा है आगे, हम रमज़ान के इफ्तार के से पहले एक नियत करते हैं, ठीक है, इफ्तारी की नियत। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझी पे ईमान लाए, और तेरे दिए गए रिस्क से हम इफ्तार करते हैं। तो बेटा ये हदीस ज़ईफ है, ठीक है, ये हदीस ऑथेंटिसिटी के लिहाज से बहुत कमजोर है। सर लेकिन हम तो बहुत इसको ईमान से फॉलो करते हैं, हम क्यों फिर करते हैं इसको फॉलो? देखो, दो दो सूरत हाल है कि हम ज़ईफ हदीस को भी अक्सर फॉलो कर लेते हैं। पहली तो सबसे मेजर कंडीशन ये है कि हमें उससे बेहतर ऑथेंटिसिटी के लिहाज से कोई हदीस नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे अगर इफ्तार की नियत के लिए कोई और हसन या सही हदीस हमें मिल जाती तो हम उसको प्रेफर कर देते हैं, ठीक है ना। पहला तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला ये हो गया कि हम देखेंगे कि आया उसके अंदर कोई अल्फाज ऐसा तो नहीं है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रहा हो। मिसाल के तौर पे अज्यूम करो कि ये हदीस है ही नहीं, ये जो नियत है इफ्तार की, ये होली प्रॉफिट ने कभी पढ़ी ही नहीं, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझे पे ईमान लाया और तेरे दिए गए रिस्क से इफ्तार किया, तो क्या इसमें मैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, कोई इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। देन ये हदीस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्या एक्सेप्ट किया जाए? एज ज़ईफ हदीस, ठीक है ना, क्योंकि इधर डाउट का लेवल बहुत ज्यादा है ऑथेंटिसिटी के एतबार से। लास्ट कैटेगरी पे जा रहे हैं, वो है मौजू हदीस। मौजू हदीस क्या है? ये फैब्रिकेटेड हदीस है, यानी कि मन गढ़ंत हदीस है, अपनी तरफ से बनाई हुई हदीस है। बेटा इनके बारे में कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा कि कहीं से भी ये कुरान, ये हदीस से या सुन्नत हो सकती है। यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात एसोसिएट की जा रही है जो आप कह ही नहीं सकते थे, या कोई ऐसा काम जो आप कर ही नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पे ये कहा गया है, एक बड़ी कॉमन हदीस है कि a stingy person will never enter paradise। बेटा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मौजू हदीस। ये मन गढ़ंत हदीस अपनी तरफ से बनाई गई है, ये सही हदीस नहीं है, ठीक है। एक जुमला मैं कॉपी पेस्ट में यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन मैं इसको काट देता हूँ। इसको हम मतलब किसी भी अथॉरिटी में शामिल नहीं करते, ठीक है ना। ये यानी कि हम इसको लेबल लगा देते हैं कि मौजू हदीस है, लेकिन हम इसको इसलिए वो लेबल लगा के लिख देते हैं कि कई कल को कोई फ्यूचर जनरेशन ये हदीस निकाल ले कहीं से लिखी हुई और उसको फॉलो ना करने लग जाए। तभी इसको भी कैटेगराइज करके लिखना जरूरी था, ताकि फ्यूचर जनरेशन कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं वो दोबारा से रिसर्च ना करना शुरू हो जाए इस हदीस के ऊपर, और फिर एंड में उसको फॉलो ना करना शुरू हो जाए। तभी इसको किताबों में लिख लिया गया, लेकिन साथ साथ लेबल लगा दिया कि भाई ये फैब्रिकेटेड हदीस है, इसको फॉलो नहीं करना। बेटा देखिए, अगर तो सवाल आपको लिमिट कर देता है, जैसे कि इस सवाल के अंदर लिमिट किया हुआ है उसने उसने कहा कि भाई चार कैटेगरीज ही बतानी है, सही, हसन, ज़ईफ और मौजू। तो बेटा आपने फिर चार कैटेगरीज पे ही बात करनी है, आपने इसके आगे पीछे कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर आपको लिमिट नहीं करता, जस्ट वो आपसे कह देता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अब डेफिनेटली उसमें सही, हसन, ज़ईफ और मौजू तो होने ही चाहिए, आंसर का 90% पार्ट तो यही बनेगा। लेकिन मार्किंग स्कीम के अंदर एक सब कैटेगरी भी लिखी हुई होती थी। जब ये सवाल आया तो फिर हमने देखा कि इसकी मार्किंग स्कीम के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस भी लिखी हुई थी, जिसके अंदर एक कैटेगरी लिखी हुई थी मुतावातिर हदीस की, और दूसरी लिखी हुई थी अहद हदीस की, ठीक है। अब मुतावातिर हदीस क्या है? मुतावातिर हदीसें वो हदीसें हैं जो मुख्तलिफ दौर में इतने सारे लोगों ने सेम वर्ड्स में रिपीट की कि भाई वो तवातुर से, तवातुर मतलब फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन होती रही, उस हदीस की रिपोर्टिंग होती रही, कि अब ये बात मानना मुश्किल हो गया कि वो सारे के सारे रावी जो है वो झूठे हैं, ये सारे के सारे जो उसके ट्रांसमीटर्स हैं वो झूठे हैं।
मिसाल के तौर पे साहबे कराम में से कोई 15-20 साहबियों ने नरेट की, फिर जो ताबीन का दौर आया उसमें 50-60 लोगों ने नरेट की, फिर तबा ताबीन का दौर आया उसमें 50-60 लोगों ने नरेट की। तो दिस हदीस, द सेम वर्डिंग ऑफ हदीस वॉज रिपोर्टेड इन तवातिर, यानी कि वो क्या, फ्रीक्वेंटली रिपीट रिपोर्ट होती रही डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट लोगों ने हदीस को नरेट किया। कि अब ये बात मानना नामुमकिन हो गया कि भाई वो सब गलत हदीस नरेट करे होंगे, लिहाजा उसको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है कि भाई ये मुतवातिर हदीस की कैटेगरी है। ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास क्या है, अहद हदीस। अहद का मतलब क्या होता है, कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, कह दो अल्लाह एक है। अहद का मतलब वैसे होता है वन नेरेटर, सही है, वन नेरेटर हदीस। लेकिन हमने इसकी भी सब कैटेगरीज कर दी। हमने कहा कि अहद हदीस वो है जो कि बिल्कुल भी वाइडली नोन नहीं है, लेस वाइडली नोन है, बहुत कम लोगों ने से रिवायत है। अब इसमें हमने अहद की भी तीन कैटेगरीज बना दी हुई, अहद की 1, 2 और 3 कैटेगरी बना दी हमने। ठीक है जी। हमने कहा कि अगर लेट सपोज कोई एक ही निरेटर था, मिसाल के तौर पे एक रिवायत आई सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक से और उसके अलावा कोई उसका निरेटर नहीं था, ओनली वन निरेटर इन द कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने कहा ये अहद की कैटेगरी है गरीब हदीस। लेकिन अगर उसके दो नरेटर थे, लेट सपोज हजरत अबू बकर के साथ हजरत उस्मान ने भी नरेट कर दी वही सेम नरेशन, तो हम कहेंगे ये अहद की कैटेगरी है लेकिन अजीज है। ठीक है, अजीज कैटेगरी है। अगर एक नरेटर तो गरीब, अगर दो नरेटर तो अजीज। अब मशहूर क्या है भाई, हमने कहा कि इनिशियल स्टेज पे, यानी कि कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट में तो एक या दो नरेटर ही थे, लेकिन जब ताबीन का दौर आया या तबा ताबीन का दौर आया तो ये मशहूर हो गए, ये वाइडली नोन हो गए। तो ये वैसे तो आहत थी, लेकिन ये बाद में क्या हो गई, मशहूर हो गई। ठीक है। तो ये मुतवातिर और अहद हदीस का जो जिक्र आता था वो पुराने सवालों में आता था, पुरानी मार्क स्कीम्स में लिखा हुआ भी है। लेकिन जो रिसेंट टाइम्स में 2020, 22, 23, 24 में आए हैं ना सवालात, उसमें फिर ये सब क्लासिफिकेशन का एग्जामिनर ने पूछना भी बंद कर दिया। तो जो बच्चे लिखना चाहें वो लिखे जरूर, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको लिमिट किया हुआ है, जैसे पहले दो सवालों में आप देख सकते हैं कि सही हसन ज़ईफ मौजू का ही पूछा हुआ है, अगले जो दूसरे सवाल मैंने लगाया उसमें सही हसन और ज़ईफ का ही पूछा हुआ है, ठीक है, मौजू का भी नहीं पूछा। तो जब एग्जामिनर लिमिट कर देता है फिर कोई एक्स्ट्रा बात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर जो एग्जामिनर ने सवाल में पूछा है आप उसी पे फोकस करो। आई होप दैट्स क्लियर। देखिए मेरे नोट्स के अंदर जो ये सवाल लगा हुआ है, ये पेज नंबर 27 पे लगा हुआ है। कैसे, ये पुराना वाला सवाल है जो मैं आपको बता रहा था ना। अब उसने क्या क्या दिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस। यहां पर एग्जामिनर ने आपको लिमिट नहीं किया, बस उसने पूछ लिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस एंड हाउ ईच हदीस इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। तो हमें पता है एज पर द पैटर्न हमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी बनाना होता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या बनाया, हमने भाई हदीस की अहमियत पे बात कर ली। हमने कहा फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज दैट द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड नॉट ओनली हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ गॉड बेटर बट आल्सो पुट द प्रिंसिपल्स टॉट बाय इस्लाम इनटू प्रैक्टिस एज वेल। कि जो हदीस है वो हमें सिर्फ अल्लाह के कलाम यानी कुरान को समझने में नहीं, बल्कि जनरली इस्लाम को अमल में कैसे लाना है, उस पे अमल कैसे करना है, तालीमात, तो ये समझने में आसानी करती है हदीस या सुन्नत। तभी साहबियों ने, सॉरी साहबियों ने नहीं बेटा, जो कंपाइलर्स थे हदीस के, उन्होंने ना सिर्फ हदीस को कंपाइल किया बल्कि उन्होंने ग्रेड भी कर दिया। ग्रेड मतलब कैटेगराइज भी कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, ऑन द डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी के हिसाब से। जो सबसे ऑथेंटिक हदीस थी उनको हमने सही हदीस की कैटेगरी में नाम दिया। ठीक है जी। फिर मैंने वही सारी बातें जो आपको बताई वही लिख दिया कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग की गई सनद और मतन की। सबसे पहले इमाम बुखारी ने काम किया, उन्होंने कहा कि भाई हम अब ज़ईफ हदीसों पे नहीं अमल करेंगे। उनके उनके जो टीचर थे इमाम इमाम शाफी, उन्होंने उनको सनद और मतन के रूल्स बना के दिए गए और उस तरीके से इन्होंने सही हदीस को कंपाइल किया। फिर मैंने इसमें सनद और मतन की एग्जाम्पल भी दे दी। मिसाल के तौर पे मतन क्या है, वर्ड्स ऑफ हदीस, ही हु मिसेस असर प्रेयर इज एज इफ ही इज लॉस्ट हिज फैमिली एंड हिज प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है मतन की, ठीक है ना। और फिर मैंने इसकी चेन भी बता दी, सनद भी बता दी कि भाई Yahya reported from Malik, who reported from Nafif, who reported from Abdullah bin Umar that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said this.
ठीक है, मैंने कहा ये सनद और मतन ये होते हैं, दोनों को प्रॉपरली चेक किया गया ताकि हम इंश्योर कर सके कि हदीस सही है। ठीक है, जब दोनों पार्ट्स को, सनद और मतन को, कोई चीज क्लियर कर जाती थी सारे लॉस को, तो फिर वो सही हदीस की कैटेगरी में आ जाती थी। फिर हमने पैराग्राफ नंबर 3 बनाया हसन हदीस का। हमने कहा जिधर माइनर सा डाउट था, छोटा मोटा डाउट था ऑथेंटिसिटी के बारे में, लेकिन वो सिमिलर थी सही हदीस से, ठीक है, तो हमने उसको हसन की कैटेगरी में डाल दिया। मिसाल के तौर पे पता चला कि भाई एक नरेटर की चेन में कोई डिफेक्टिव मेमोरी थी, स्लाइटली वीक मेमोरी थी, तो हमने क्या किया, उसको हमने सही की कैटेगरी में नहीं डाला, हसन की कैटेगरी में डाल दिया, जिसपे फिर मैंने वो जुम्मे प्रेयर की एग्जांपल आपको दी थी। ठीक है, फिर हमने कहा ज़ईफ। ज़ईफ हदीस जो है वो कई कई एतबार से कमजोर साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ इट्स नरेटर कुड बी मस्तूर, मतलब क्या इस बात का, ही मे नॉट बी वेल नोन फॉर हिज रिलायबिलिटी एंड पिटी। भाई कोई ऐसा शख्स भी तो हो सकता है जो बहुत ही अच्छा ईमान वाला शख्स हो, गॉड फेयरिंग शख्स हो, लेकिन इस बात की गवाही देने वाले लोग ना, बहुत सारे लोग हैं बेटा, वो बहुत अच्छे होते हैं अपनी लाइफ में, जनरल लाइफ में, लेकिन ये बात गवाही देने वाले कोई लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट होते हैं, अच्छे काम छुप के कर रहे हैं, इबादतें छुप के कर रहे हैं, नेकियां छुप के कर रहे हैं। बेटा भाई कोई गवाही नहीं दे रहा कि उसकी ऑनेस्टी या उसकी रिलायबिलिटी कैसी थी, बट द कंपाइलर हैज नो एविडेंस दैट वुड क्वेश्चन द नरेटर्स कैरेक्टर। अब अगर ये बात साबित नहीं हो रही, स्टैब्लिश नहीं हो रही कि वो बहुत गॉड फेयरिंग बंदा था या नहीं था, तो कहीं से ये भी साबित नहीं हो रहा कि वो बेईमान बंदा था, वो बहुत धोखेबाज बंदा था, कहीं से ये बात भी साबित नहीं हो रही। ठीक है, अब कहीं से ये बात साबित नहीं हो रही कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन कहीं से ये भी साबित नहीं हो रहा कि उसकी मेमोरी परफेक्ट नहीं थी, या उसकी ऑनेस्टी जो थी वो परफेक्ट नहीं थी। तो ऐसी सूरत हाल में जिधर आपको प्रूव नहीं मिल रहा, कहते हैं ना बेटा, एक बड़ी मशहूर कॉल है, कहते हैं एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी कि एक चीज का अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज है ही नहीं। दोबारा सुनना, ये बात बड़ी गौर से सुनना बेटा, बात में क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। क्या कह रहा हूं, अगर इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि वो सहाबी एक ऑनेस्ट इंसान था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सहाबी ऑनेस्ट था ही नहीं। ठीक है, अगर इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा कि भाई वो सहाबी एक बहुत ही गॉड फेयरिंग इंसान था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गॉड फेयरिंग इंसान नहीं था। ठीक है, अगर बेटा एविडेंस नहीं मिल रहा, किसी चीज का एविडेंस एब्सेंट है, यानी कि वो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। समझ बात, इस बेसिस पे इस हदीस को कंप्लीटली रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ज़ईफ की कैटेगरी के अंदर। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। ऐसी बहुत सारी हदीसें हम आज भी फॉलो करते हैं। अच्छा जी, फिर लास्ट हमारे पास क्या आ गई, मौजू हदीस, जो कि फैब्रिकेटेड हदीसें थी, मनगढ़ंत हदीसें थी। इसी के साथ मैंने एक एक दो दो लाइनों के अंदर अहद और मुतवातिर हदीस को भी डिस्क्राइब करके आंसर को एंड कर दिया। इस तरीके से हमने 5 पैराग्राफ्स के अंदर ये आंसर लिखा। इसको किस लेंथ में लिखा ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। आई होप कि अब ये पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है।